नमस्कार, मैं डॉक्टर के एस मीणा एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी की एनर्जी क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ऑलरेडी एनर्जी को डिस्क्राइब किया था। इसमें हमने लास्ट ये देखा था कि एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड टी। प्रेशर और टेम्परेचर का एनर्जी फंक्शन होती है, उसके द्वारा हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है? तो ऊर्जा की वो मात्रा जो पदार्थ की ताप, दाब, आयतन और उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है, उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं या इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो है बेसिकली क्या है? ताप, दाब, आयतन की और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है, माने उसके अंदर जितना इंटरनल पावर है ये कह सकते हैं, या जितना कार्य करने की क्षमता है उसके अंदर, उसके द्वारा उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन वहाँ पर कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी जब भी बात की जाती है तो दो तरह से बात की जाती है। तो ये पहली चीज़ तो ये इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलक है, यानी थर्मोडायनेमिक्स में प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर इसका मान निर्भर करता है, रास्ते यानी पथ के ऊपर इसका मान निर्भर नहीं करता है। सबसे पहले देखते हैं स्थिर आयतन पर ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन होता है। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं उस समय ऊर्जा परिवर्तन को हम देखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि तंत्र की ऊर्जा उसके ताप के आयतन का फलक है, मानी ताप और आयतन का फलन ई इक्वल टू ई फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो मानी कि जब भी इंटरनल एनर्जी को हम ताप के परिप्रेक्ष्य में, आयतन के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का वो फंक्शन होती है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन के द्वारा उसको डिस्क्राइब हम करते हैं। यदि तंत्र के ताप में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब dt चेंजेस कर दिया जाए, तो आयतन में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन dV भी किया जाए, तो इस समय dE इक्वल टू स्मॉल de अपॉन dt एट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम v एट dt प्लस dV अपॉन dV विथ रेस्पेक्ट टू t एट dV। थर्ड में कह सकता हूँ कि du इक्वल टू स्मॉल डेल्टा ऑफ q माइनस स्मॉल डेल्टा ऑफ w, मानी आंशिक आवेश में से अगर किया गया कार्य अगर मैं माइनस कर दूं, बाकी निकाल दूं, तो उस स्थिति में जो कुछ ऊर्जा होगी वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर हम इसको डिस्कस करते हैं। या इसको मैं कह सकता हूं कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डीई अपॉन डी टी वी डी टी प्लस डीई अपॉन डीवी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डीवी। डी क्यू माइनस डी पी डी वी को अगर रेस्पेक्ट में हम बात करें तो डी अपॉन डी टी वी डी टी प्लस डी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। तो व्हेन डी वी इक्वल टू जीरो, तो दैट कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि डी इक्वल टू आंशिक डेल्टा ऑफ डी वी क्यू वी के बराबर होती है, अर्थात संपूर्ण आवेश कार्य में परिवर्तित हो जाता है, मानी उसमें जितनी भी ऊर्जा है वो कार्य में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह कह सकते हैं डेल्टा क्यू वी इक्वल टू डी अपॉन डी टी वी एट डी टी, या डेल्टा क्यू वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू वी। इसको द्वारा हम डिफाइन करते हैं। तो ताप में मैं dt वृद्धि मैंने dt चेंजेस करने के लिए स्थिर आयतन पर कोई तंत्र कितना उष्मा अपनी परिपार्श्विक से मानी सराउंडिंग से ग्रहण कर सकता है, वो उसकी स्थिर आयतन पर उष्माधारिता कहलाती है, यानी Cv से इसे डिनोट किया जाता है कि Cv क्या चीज होती है। तो Cv इक्वल टू d अपॉन dt विथ रेस्पेक्ट टू v, वेयर dv इक्वल टू 0, दैट मीन d इक्वल टू Cv dt। तो डेल्टा E इक्वल टू टेम्परेचर T1 से T2 तक अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं तो Cv dt, अर्थात इसको कह सकते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू dQV, मानी संपूर्ण उस समय जो आवेश था हमारा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात किसी तंत्र द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित उष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है, कि जितनी भी उष्मा अवशोषित कर रहा है वो इंटरनल एनर्जी के उसके बराबर हो जाता है। अर्थात हम कह सकता हूँ यदि परिपार्श्विक से तंत्र की ओर प्रवाह डी क्यू वी जीरो से ज्यादा है, मानी ग्रेटर देन है, या तो उस समय एनर्जी भी ज्यादा होगी, जीरो से ग्रेटर देन होगी। और परिवर्तन के दौरान उष्मा प्रवाह तंत्र के परिपार्श्विक की ओर हो तो ऐसे में डी क्यू की वैल्यू किसकी होगी? नेगेटिव होगी, माने दोनों की वैल्यू डेल्टा क्यू और डेल्टा ई दोनों की वैल्यू किस रूप में होगी? नेगेटिव वैल्यू के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अर्थात DE इक्वल टू CV dt, DE इक्वल टू CV dt, अर्थात CV हमेशा धनात्मक होती है, माने पॉजिटिव वैल्यू होती है, CV की वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। अतः तंत्र स्थिर आयतन पर स्थापित हो तो उसका ताप ही ऊर्जा की मात्रा के बराबर होता है।
अतः कोई भी सिस्टम है जो उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय जो ताप है वो पूर्ण ताप उसकी ऊर्जा की मात्रा के बराबर होता है, उसमें जितनी ऊर्जा होगी उसके बराबर हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम सीवी। सीवी का मतलब वॉल्यूम उष्मा आयतन के परिप्रेक्ष्य में उष्माधारिता। तो उष्माधारिता क्या है? किसी वस्तु द्वारा जितनी उष्मा धारण करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु के लिए उष्माधारिता हम कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी की जैसी बात की जाती है तो एंथैल्पी है हीट कंटेंट, यानी कि हीट कितनी है उसमें। तो H इक्वल टू E प्लस पीवी, H इक्वल टू E प्लस पीवी, मानी कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को एंथैल्पी के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। तो स्थिर दाब पर, और ये एंथैल्पी जब भी स्टडी की जाती है किस समय की जाती है? एट कांस्टेंट प्रेशर पर। स्थिर दाब पर किसी वस्तु को दी गई उष्मा उस तंत्र की एंथैल्पी के बराबर होती है। वहां पर उष्मा ली जा रही है, यहाँ पर उष्मा देने की बात हो रही है, तो स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी तंत्र को दी गई उष्मा उस तंत्र की एंथैल्पी के बराबर होती है, एंथैल्पी के बराबर होती है। तो डेल्टा H इक्वल टू, जो उस समय डेल्टा एंथैल्पी इक्वल टू किसके बराबर होगी? एनर्जी के बराबर होती है। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस NRT, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ N। अर्थात किसी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा के बराबर होती है। एंथैल्पी किसके बराबर होगी? कुल कितनी एनर्जी उसकी उसके बराबर होती है, जो कि आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। माने कि उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा होगी वो उसके जो कैलकुलेशन की जाती है वो एक्चुअली ये प्रेशर टर्म है। और टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम की अगर इसमें हम बात करते हैं तो एंथैल्पी क्या चीज होगी? बेसिकली प्रेशर की बात कर रहे हैं, जब भी थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर की बात करते हैं तो एंथैल्पी की सीपी, इसको अगर उष्माधारिता की बात करें तो सीपी की बात यहाँ पर हम करते हैं। वाष्पीकरण की एंथैल्पी, जब कोई द्रव वाष्पीकृत होता है तो वो अपनी प्रयासों से उस ऊष्मा की कुछ मात्रा ग्रहण करता है। जब भी वाष्पीकरण होगा तो ऊर्जा देनी, उसको कुछ ऊर्जा चाहिए ही, जैसे H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड जब भी H2O गैस में परिवर्तित होगा तो डेल्टा HV इक्वल टू प्लस 43.93 किलो जूल एनर्जी उसको मिलेगी, तभी लिक्विड गैस में परिवर्तित होगा। मानी वाटर जो है, वाटर लिक्विड फेज है, वो वाटर वेपर के अंदर जब भी चेंज होगी तो उस समय जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं डेल्टा HV के द्वारा हम डिफाइन करते हैं, वो होते हैं 43.93 किलो जूल। उष्माधारिता, उष्मा संघनित होती है और परिपाश में उष्मा प्रदान करती है, उसकी एंथैल्पी में कमी होती है। अर्थात क्या हुआ? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के 1 मोल उष्मा को संघनित होने में भी एंथैल्पी के मान 43.93 किलो जूल की कमी होती है। इसकी उल्टी बात करूं मैं कि जब भी H2O लिक्विड था, वेपर था, उसको अगर मैं वेपर था उसको लिक्विड बना रहा हूं तो उस समय जो एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो है डेल्टा HV इक्वल टू माइनस 43.93 किलो जूल के बराबर होगी। यानी कि अगर उसको प्लस 43.93 किलो कैलोरी जूल मिल गई तो वो लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा, और अगर उसको वेपर से ये वापस लिक्विड बनाना है तो उस समय भी उसको जो डेल्टा HV माइनस 43 किलो कैलोरी उष्मा उसको चाहिए, उसके बिना ये परिवर्तन आपस में नहीं हो सकता। अर्थात किसी वाष्प के द्रव में बदलने पर अथवा द्रव के वाष्प में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा H होता है, वो वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाती है। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण की एंथैल्पी, मानी वेपराइजेशन के लिए एंथैल्पी गणना करते हैं तो HV होगी, वेपराइजेशन एंथैल्पी डेल्टा HV, V छोटा लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका हो गया वेपराइजेशन की एंथैल्पी के बराबर होती है। अब आता है गलन की एंथैल्पी। देखो गलन की एंथैल्पी क्या, ठोस द्रव में बदलेगा तो गलन होगा। तो किसी ठोस के द्रव में बदलने पर या द्रव के ठोस में बदलने पर, दोनों पॉसिबिलिटी है, एक में वैल्यू पॉजिटिव होगी एक में वैल्यू नेगेटिव होगी। जी किसी ठोस के द्रव में बदलने पर या द्रव के ठोस में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे गलन की एंथैल्पी कहते हैं, फ्यूजन की एंथैल्पी कहते हैं। तो H2O सॉलिड चेंज इनटू H2O लिक्विड, यहाँ पर डेल्टा HF की वैल्यू होती है प्लस 6.02 किलो जूल, और अगर लिक्विड वापस सॉलिड बनाता है तो H2O लिक्विड चेंज इनटू H2O सॉलिड डेल्टा HF इक्वल टू माइनस 6.02 किलो जूल। यानी कि ये उष्मा का मान नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में होता है, लेकिन उष्मा की मात्रा लगभग कैसे बनी रहती है? समान बनी रहती है।
जो समान बनी रहने के कारण ही इसमें जो चेंजेस जो भी होंगे वो आपस में तो गलन की एंथैल्पी हो गई और वाष्पन की एंथैल्पी होगी। मानी जब भी सॉलिड लिक्विड में बदलता है उस समय की एंथैल्पी, जब भी लिक्विड सॉलिड में बदलेगा, या उल्टा कर दीजिए सॉलिड लिक्विड में बदलेगा। उधर है जो वाष्प है, जब भी द्रव वाष्प में बदलेगा या वाष्प द्रव में बदलेगा तो वहां पर तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच एफ, और यहाँ पर सब्लिमेशन की गलन के हिसाब से डेल्टा एस के द्वारा इसको डेल्टा एच एस के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सॉलिड में चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब जब भी ये बात की जाए तो स्थिर दाब पर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, स्थिर दाब पर अगर कोई परिवर्तन की बात की जाती है तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है सीपी डी टी, सीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी। माने सीपी क्या होगी, स्थिर दाब पर कैपेसिटी होगी उसकी। तो स्थिर दाब पर ताप में डीटी परिवर्तन करने के लिए कोई तंत्र अपनी परिपार्श्विक से जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उसे उस तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं। कि उस स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर हो गई। तो किसी भी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि स्थिर दाब पर ताप में डीटी परिवर्तन, हल्का सा परिवर्तन कर रहे हैं के लिए कोई तंत्र अपने परिपार्श्विक से जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है उसे उस तंत्र की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सीपी, वहां पर हमने सीवी डिफाइन की थी और यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, सीपी डिफाइन कर रहे हैं। तो स्थिर ताप पर परिवर्तन एक समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम का मतलब हो गया जिसमें कि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में ताप की मान समान बना रहता है, उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। तो एक समतापीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान तंत्र में प्रारंभ से अंत तक स्थिर बना रहता है, यानी डेल्टा ई जो होता है इसमें वो जीरो के बराबर होता है, मानी एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर टी, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। तो व्हेन डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, तो समतापीय प्रक्रम के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। जब भी ताप में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, इस तरह के प्रक्रम जो भी होंगे उन सभी प्रक्रम में एंथैल्पी का मान जीरो के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, अर्थात डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, मानी एनर्जी में चेंजेस क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया, अर्थात आवेश पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो गया, अर्थात क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, मानी किसी भी तंत्र के द्वारा संपूर्ण उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी आवेश है वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो Q इक्वल टू जीरो हो जाता है, एनर्जी चेंजेस जीरो के बराबर होता है, अर्थात उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। अब बात आती है ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी तंत्र की ऊष्माधारिता उष्मा की उस मात्रा को कहते हैं जो तंत्र के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि करते हैं। कोई किसी भी तंत्र का, किसी भी सिस्टम की बात करें, उसके ताप को अगर 1 सेंटीग्रेड अगर वो बढ़ा देता है, 1 सेंटीग्रेड उसमें चेंजेस कर देता है, तो उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अर्थात एक मात्रात्मक गुण है, पहली चीज तो ये कौन सा है, तो मात्रात्मक गुण है C इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आवेश में परिवर्तन उष्माधारिता के बराबर होता है। अगर मैं CV की बात करूं तो CV इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू वी अपॉन डी टी, CP की बात करूं तो डेल्टा H अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू P, CP इक्वल टू डी स्मॉल डेल्टा H अपॉन स्मॉल डेल्टा T विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। ये CP और CV की दोनों की वैल्यू होगी, अर्थात किसी भी पदार्थ में ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ऊष्माधारिता होगी कि कोई भी पदार्थ है वो उसकी कैपेसिटी, जैसे एक थर्मस की बात करते हैं तो एक थर्मस है जो 3 घंटे चाय को गर्म रख सकती है और एक थर्मस 5 घंटे चाय को गर्म रख सकती है, अर्थात उस जो थर्मस है जो 3 घंटे गर्म रखी उसकी हीट कैपेसिटी 3 आवर्स की है, कैपेसिटी उसकी हीट कैपेसिटी 3 आवर्स की है, लेकिन जो 5 घंटे रख रही है उसकी हीट कैपेसिटी 5 आवर्स की है। तो हीट कैपेसिटी में दोनों में आपस में अंतर होता है। तो किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यहाँ पर एक वर्ड आता है मीन हीट कैपेसिटी। मीन हीट कैपेसिटी क्या होती है कि हीट कैपेसिटी का बार होता है, हीट कैपेसिटी माने कि C बार इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1, Q अपॉन T1 माइनस C बार इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1 जो होती है वो मीन हीट कैपेसिटी, इसका एवरेज हो गया है, एवरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आती है। और CP और CV में एक रिलेशनशिप है कि CP माइनस CV इक्वल टू R,
PV इक्वल टू nRT, उसी से रिलेशन में अगर हम जब भी इसकी एंथैल्पी और थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो Cp और Cv का बीच में रिलेशनशिप जब भी निकाला जाता है तो Cv और Cp में रिलेशन ये है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R के बराबर होती है। तो जब भी संघनित तंत्रों के लिए Cp और Cv के मानों को जनरली कई बार Cp और Cp की वैल्यू Cp इक्वल टू Cv, Cp और Cv की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है। तो क्या होता है इस केस में कि अगर किसी भी तंत्र में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, और एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर स्थिर दाब ऊष्माधारिता कहलाती है। एक तो स्थिर आयतन पे हो गई ऊष्माधारिता और एक स्थिर दाब पे ऊष्माधारिता। तो संघनित तंत्र के द्वारा इसके द्वारा हम इन चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि इसके द्वारा डिफाइन किया जाता है कि किस तरह के तंत्र की क्या कैपेसिटी इसमें डिस्कस होती है। तो ये बेसिकली जो था हमारे पास में कि Cp और Cv हीट कैपेसिटी वो जो है इंटरनल एनर्जी उसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जूल्स लॉ। थैंक यू।